नमस्कार, मैं हूं ए.के. शुक्ला और आप इस समय हैं खबर फॉर इंडिया के यूट्यूब पेज पर। काफ़ी समय से मांग थी कि जेलर साहब, खास करके एसपी सिंह, जी हाँ वही सत्यप्रकाश सिंह को दोबारा से लाइन पर लिया जाए। लाइन पर मतलब ये था कि कुछ ऐसे सवाल थे जो अधूरे रह गए थे, तो आज हम उनसे फिर से पूछेंगे। रुतबा वही है उनका, पद वही उनका, बस उनका क्षेत्र बदला है। अब वो जिला कारागार रायबरेली के जेल अधीक्षक और जेलर हैं, क्योंकि दोनों का प्रभार उन्हीं के पास है। तो अभी मिलते हैं एक बार फिर से सत्यप्रकाश सिंह जी से। सर, फिर से मुबारक हो, आप हमारी जेल में हैं इस समय। तो सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा है आपको जेल में? जेल तो जेल ही है। जेल में अच्छा लगने का प्रश्न नहीं है, लेकिन जेल अच्छी जगह है। मैं जेल को अपना पैशन मानता हूँ और जेल के लिए कार्य करते हुए मुझे अच्छा। एक बात बताइए कि आप सच बोलेंगे? एक सवाल पूछूंगा आपसे तो आज। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या आप कभी जेल गए हैं एक कैदी के रूप में? एक कैदी के रूप में मैं कभी जेल नहीं गया। थाने भी कभी नहीं गया। चौकी भी कभी नहीं गया। फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ तो क्योंकि एक सवाल कई लोगों ने पूछा था। हाँ। एक फैक्ट होता है कि जीवन में कभी न कभी आदमी गलतियाँ करता है, कोई भी 100% नहीं होता है। तो लोगों का सवाल था कि आप कब जेल गए? तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार डेली जेल में रहते हैं, ये कैसा सवाल है? तो बोले नहीं, उनसे पूछे कैदी के रूप में कब जेल थे। इसके पीछे उन्होंने बोला था कि एक कहावत है कि जब आप पर कुछ बीतती है तब ही आप सामने वाले की पीड़ा समझ सकते हैं। ये इंसान का मतलब एक स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है। तो जो आपने पिछली बार इंटरव्यू दिया था हमें ही, उसमें आपने कैदियों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। लोगों ने कहा कि ये जेल कब गए थे? नहीं, मैं जेल तो नहीं गया, लेकिन मेरे कुछ लोग जो जेल में रहे, कुछ लोग जो जेल में रहने वाले अपने संस्मरण सुनाए, और कुछ लोग जो जेल से जुड़े हुए थे, कुछ अपने लोग भी गए हुए जेल जाकर उसके बाद जो किला बताए आने के बाद, उनकी चीज़ों को सुनने गुनने के बाद, उसको मनन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में बहुत ही कठिन समय होता है ज़िंदगी के लिए। और कठिन समय इसलिए कि इसमें आपको तमाम यातनाएं झेलनी होती, बंदिशें झेलनी होती, यातनाओं से ज़्यादा बंदिशें झेलनी होती हैं। और बंदिश अपने आप में एक बहुत बड़ी पीड़ा देती है। इन बंदिशों के बीच रहना अपने आप में जो है बहुत ही पीड़ादायक होता है, परंतु उस पीड़ा के क्षण में उम्मीद की कोई किरण मिलती है तो वास्तव में अच्छा लगता है। और हम लोगों को जेल अधिकारी के रूप में उम्मीद की किरण बनकर हमेशा रहना है। एक बात है, ये बताइए कि जिस जेल में इस समय आप हैं, रायबरेली जिला कारागार, इसको जितना हम लोग ऑब्जर्व कर पाए, ये काफ़ी पिछड़ी हुई जेल है। आप जाहिर सी बात है कई जेलों में तैनात रह चुके हैं, आपके हिसाब से ये किस तरीके की जेल है? रायबरेली जेल का निर्माण 1884 ईस्वी में हुआ था, तो लगभग 150 साल पुरानी जेल है ये। और 150 साल पुरानी जेल होने के कारण इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा है, वो काफ़ी जर्जर हो चुका है। कुछ नए निर्माण चल रहे हैं, कुछ नए निर्माण और हम लोगों ने प्रस्तावित किए हैं। तो उस पुराने ढांचे पर रहना, पुराने ढांचे में सब चीज़ों को करना, पुराने ढांचे में अच्छा काम करना, इसके अलावा यहाँ की क्षमता 486 की है और 1335 बंदी आज की डेट में बंद हैं, तो लगभग 3 गुने कैदी को रखना, तो थोड़ी यहाँ अभी रहन सहन का स्तर सुधारने की ही समस्या है। रहन सहन का स्तर सुधारा जाए, खान पान का स्तर सुधारा जाए, तो उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, सुधार की दिशा में बढ़ सकते हैं। अभी तो यहाँ जो प्राइमरी चीज़ है, प्राथमिक चीज़ें हैं, उसको सुधारने की ज़रूरत है और अभी बहुत कुछ आधारभूत ढांचा में सुधार।
आपने कहा कि सुधार की जरूरत है। आपका पिछला कार्यकाल जो था नोएडा था, सुधार की गुंजाइश तो हर जगह होती है। कुछ जगहों पर लोग सुधार करते हैं, कुछ जगहों पर मेरा इशारा उसकी तरफ है कि एक राजा के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। यहाँ के सुधार के लिए, जैसे कि अभी आप ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी अभी तक आपने एक कहा जाता है कि बुनियाद किसी चीज़ की जो होती है वो शुरू में डाल दी जाती है या फिर पूत के पाँव पालने में है। तो ये जो नया वाला पूत है, ये किस टाइप का पूत है और अभी तक क्या बुनियादी चीज़ें इस जेल के लिए अभी तक क्या किया है? इस जेल के लिए अभी हम लोगों ने इस जेल के लिए फेस, जो पहला इसका कार्यक्रम था, इसका फेस सुधारना, पहले ही साफ सफाई, रंग रोहन, इन चीज़ों पर अभी ध्यान दे रहे हैं। रंग रोहन, साफ सफाई के बाद यहाँ का खान पान की व्यवस्था, यहाँ के रहन सहन की व्यवस्था, इन चीज़ों पर मेरा अभी फोकस है। इसके अतिरिक्त यहाँ से सितंबर में पलायन हो चुका था, तो सुरक्षा के संबंध में भी हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है और मेन वाल पर कैमरे लगवाए गए हैं। पेट्रोलिंग, मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग करवाई जा रही है। अतिरिक्त पुलिस को पेट्रोलिंग में लगाया गया है और सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था करवाई जा रही है और रहन सहन को सुधारा जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने सुधार संबंधी कुछ कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी है, जैसे खेल कूद प्रतियोगिता करवाया, जैसे योग करवाया। योग की भी 28 तारीख को हुई है, बहुत अच्छा योग का कार्यक्रम हमारा रहा है। तो इसके साथ साथ ही सुधार संबंधी कार्यक्रम पर भी ध्यान है, लेकिन परंतु चूंकि ये जेल काफ़ी पुरानी है और यहाँ के आधारभूत ढांचे में ही बहुत काम करने की ज़रूरत है, तो मेरा फोकस उसी आधारभूत ढांचे की तरफ अभी है। और जब आधारभूत ढांचे को मैं अपने अनुसार एक, अभी यहाँ पर नाली का भी समस्या है, पानी वाटर लॉगिंग की समस्या है, इसके अलावा यहाँ खेती बहुत ज़्यादा है, उसमें सुधार की जरूरत है। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं प्रयास करता रहूँगा। बहुत सारा काम यहाँ करना है, अगर मुझे समय मिला तो मैं काफ़ी कुछ कर रहा हूँ। जिला साहब, वैसे तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, हालांकि आपके यहाँ का ही नहीं है। पिछली बार भी वही सवाल था, आज भी वही सवाल है, क्योंकि अधिकतर जिज्ञासा लोगों की रहती है कि जहाँ पर वो नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ के बाहर हो जाए। आपके शासनकाल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपका बहुत छोटा भी शासन, बहुत कम समय रहा आपका। कुछ समय पहले, जहाँ तक मुझे याद है, 1.5-2 साल पहले इस जिला कारागार रायबरेली से कुछ वीडियो क्लिप वायरल हुई, और जिसमें एक तो ये होता है कि एक छोटा लेवल का कर्मचारी अगर शामिल हो तो एक चीज़ हो जाता क्या है, वो लालच बस ऐसा हो गया। लेकिन डिप्यूटी जिला जैसे अधिकारी जो है उसमें इन्वॉल्व थे उस क्लिप में, कि जैसे कि मतलब मादक पदार्थ जैसे कि बियर वगैरह और ऐसी चीज़ें अंदर पहुंच गई थी। इसके दिशा में मेरा एलिगेशन नहीं है, देखिए हर चीज़ इस संबंध में एक बात बताना चाहूँगा जी। उसकी पूरी जांच हो चुकी है जी। उस जांच में अंशु दीक्षित नामक कैदी था, जो कि लखनऊ से प्रशासनिक आधार पर आया था और ऑल इंडिया लेवल का शातिर अपराधी था जी। उसके द्वारा वो षड्यंत्र रचा गया था जी। जिसमें हमारे कुछ स्टाफ के लोग शामिल थे जी। ये जांच हो चुकी है जी। और ऐसा अक्सर कैदी और कुछ स्टाफ इस आशय से ही करते हैं जिससे कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके, अनैतिक दबाव बनाया जा सके, जिससे उनके जो भी उनके गलत कामों को रोकने का प्रयास करेगा। तो ये वीडियो वायरल की जितनी भी समस्याएं हैं ये वास्तव में किया जाए, क्योंकि वो जैसे ही ट्रांसफर किया गया यहाँ से प्रतापगढ़ ट्रांसफर होने के बाद उसने उस वीडियो को वायरल किया, जो जिसको कि उसने बना कर रख लिया था समय आने पर काम आवे वाले। तो समय आने पर तो इस चीज को देखा जाना चाहिए कि उसको वायरल करने का मतलब क्या है और उस वायरल करने का अर्थ क्या है। वो सिर्फ इसलिए वायरल किए जाते हैं। उसमें भी जो आप बता रहे हैं बियर, वो बियर नहीं थी, वो सिर्फ पानी में रंग डाला गया था और उसको बियर बना दिया गया था।
मेरा हालांकि आपने यह उत्तर दिया, मेरा हालांकि सवाल था ही नहीं। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो, खासकर आपके जब तक आपका कार्यकाल यहाँ है, उसके लिए आप क्या कदम था? देखिए, गलती हर जगह है, आप हैं या हम हैं, हम एक साथ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप हैं ऐसी चीज़ें ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या कदम बतौर जिनर या बतौर जिला अधीक्षक आपने क्या बताया? देखिए, सर्वप्रथम हम अपनी सतर्कता बढ़ाए हुए हैं कि हर जगह की गतिविधियों की जानकारी मुझे मिल जाए। हालांकि यह बड़ा ही दुष्कर कार्य होता है, सतर्कता बनाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त बंदियों को अपने साथ अपनी क्रियाओं में इन्वॉल्व करने का, अपने अच्छी रचनात्मक क्रियाओं में उसे लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सब चीज़ इस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि उनको ये नकारात्मकता उनके अंदर ना भरे, ये सब चीज़ें करें। वो करते इसलिए हैं क्योंकि उनको ये भय होता है कि जेलर साहब मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, अधीक्षक साहब। गलती उनकी नहीं है, कारण उसमें एक जेलर शब्द ही एक ऐसा है कि आदमी भय में आ जाता है। उनके अंदर का भय ये चीज़ें करवाता है। जब मैं उस भय से उन्हें मुक्त करूंगा, उसे इन्वॉल्व करूंगा, तो मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। हमारे दर्शक ने या फिर पाठक ने एक सवाल किया था, सवाल अटपटा था लेकिन मुझे पूछना पड़ रहा है। ये लगभग सभी जेलों का हाल है, एक जेल की बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं करूँगा भी नहीं। जो समलैंगिकता होती है, होमोसेक्सुअल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा बोला जाता है कि आर्थिक रूप से कोई कमज़ोर रहता है तो उसका शोषण जो आदर मतलब रहते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल मुझसे बड़े अटपटे शब्दों में पूछा गया। तो ऐसी समस्याओं से आप कैसे निपटते हैं? क्योंकि देखिए, फैक्ट यही है कि ऐसी चीज़ें हर जेल में हो रही है, ये फैक्ट है। जहाँ तक मेरे अपने अनुभव हैं कि समलैंगिकता जेल में समलैंगिकता होती है जी, परंतु जो बलात् समलैंगिकता की बात कर रहे हैं जी, हम लोगों का एक फ्रेमवर्क है कि बलात् समलैंगिकता के खिलाफ अगर कोई भी शिकायत आ जाती है जी, करने के प्रयास करने का ये, तो उस पर हम लोग काफ़ी कड़ाई से एक्शन लेते हैं। मतलब उस पर त्वरित एक्शन आप लोग त्वरित एक्शन लेते हैं। लेकिन जो सहयोग से समलैंगिकता है, जी, क्योंकि अब साथ साथ ही आदमी सो रहा है, उसे हम लोग रोक भी नहीं सकते। और फिर तो ह्यूमन राइट्स की गाइडलाइंस आ गई कि उसको आप लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मानवाधिकार की एक गाइडलाइंस आ गई है जिसमें ये है कि अगर कोई समलैंगिक व्यक्ति आपस में समलैंगिक संबंध बनाए रखना चाहता है तो उसे कोई भी तीसरा व्यक्ति उसके प्रति संवेदनशील रवैया अपनाएगा और उसको जो है उसको बुरा नहीं मानेगा, उसको हटाने का प्रयास करेगा। लेकिन लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो प्रभावशाली कैदी रहते हैं वो अपने प्रभाव में उस एक कमज़ोर को ले लेते हैं और वो आप लोगों के सामने मुंह नहीं खोल पाता है। तो ऐसे कैदी की, ऐसे पीड़ित कैदी की मैं बोलना चाहूँगा, पहचान आप कैसे करते हैं और उसके लिए फिर बीच का रास्ता निकाल करके उसको उस प्रभावशाली कैदी के चंगुल से कैसे बचाते हैं या कैसे बचाएंगे अगर कभी कुछ हो जाता है, ऐसा आता है? प्रभावशाली मेरे समझ से प्रभावशाली तब तक है, वो प्रभावशाली कोई नहीं होता। प्रभावशाली लोग समझने लगते हैं। जो अंदर में बंदी होते हैं उसमें से कुछ नए आप ये बंदी होते हैं, वो अपने आप मन में उसके प्रति प्रभावशाली का भाव बना लेते हैं। जेल में कोई जेलर से ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता। यह बात समझाने का प्रयास समय समय पर करते हैं जिससे कि प्रभावशाली के खिलाफ भी कोई अगर पेश हो गया उसके खिलाफ भी कार्रवाई होता है। कोई प्रभावशाली नहीं होता है, बस ये है कि उसकी मानसिक दशा ये होती है कि ये प्रभावशाली है और ये मानसिक प्रभावशाली है। एक सवाल है, हर किसी का एक अधिकार होता है, मानवाधिकार खैर सबका है, शिक्षा का अधिकार होता है, स्वास्थ्य का अधिकार होता है, खाने पीने का अधिकार होता है। कई जेलों में कैदियों के लिए शिक्षा का किया जा रहा है,
क्या आपके जेल में भी ऐसा कुछ है अभी? हाँ, अभी इस जेल में पुस्तकालय नहीं है। मैंने बिमटेक से अनुरोध किया है नोएडा से कि यहाँ पर आकर पुस्तकालय लगाएं और पहले पुस्तक जो पढ़ने वाले लोग हैं जिनको पुस्तकों में उनकी पुस्तकों में रुचि उत्पन्न की जाए। इसके अतिरिक्त हम लोग यहाँ पर इग्नू के कुछ एग्जाम चल रहे हैं, उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक पाठशाला लगाने के लिए भी मेरा कार्यक्रम है। थोड़ा सा हमें क्लास का दिक्कत हो रही है कि कहाँ पर क्लास लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं है। तो उसके लिए भी मैं जो चयन कर रहा हूँ कि किस स्थान पर क्लास लगाया जा सकता है। और बाकी और कार्यक्रमों के लिए भी मुख्य रूप से यही हमारे दिक्कत आ रही है कि हम लोग स्थान का अभाव है। मतलब जितना होना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से वो आपको जगह यहाँ पे नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन अब आने वाले समय में 4 बैरकें बन रही हैं नहीं, तो हो सकता है कि मुझे स्थान मिल जाए। अच्छा, अरे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने आया कि शिक्षा से, जैसे कि आपका ही वक्तव्य था, अगर शिक्षा, एक शिक्षित इंसान कोई अपराध करता है तो उसको ऐसी कौन सी शिक्षा दी जाए ताकि वो अपराध न करे? क्या कोई ऐसी शिक्षा बनी हुई है? एक कहावत है कि ये जहाँ पे आप हैं यहाँ से आदमी को और कुछ, हर चीज़ आदमी को पता लग जाता है कि उसके साथ क्या होगा। एक अनपढ़ भी अगर आता है तो उस बात का भय रहता है कि जेल में क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से रहना पड़ता है। भाई आज़ादी तो छीन गई, फिर कैसे? तो मैं जो शिक्षा पद्धति आज की है जी, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन घटकने वाली सब शिक्षा पद्धति है। इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और उसका उत्पाद, बस शिक्षा पद्धति हमारी इतनी ही रह गई है। उस शिक्षा पद्धति से आदमी का जो विकार है वो खत्म नहीं हो रहा। तो विकारों को खत्म करने वाली, जो गलत आपके अंदर जो दुर्गुण है उसको खत्म करने वाली, जो आपकी प्रवृत्तियाँ हैं उसको खत्म करने वाली ऐसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। मैं समझता हूँ पहले के ज़माने में जो गुरुकुल होता था अथवा मदरसा होता था, उसमें उस चीज़ों का समावेश था कि आपके धार्मिक शिक्षा के वजह से आप अपने को मर्यादित रखते थे, आप अपने को संयमित रखते थे और आप गलत करते ही नहीं थे। आज पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर हम लोग जो है मतलब न इधर के रह गए न उधर के रह गए, यही मतलब सब कहने का मतलब कि आज की शिक्षा से अध्यात्म और इंसानियत जैसे सब लगभग खत्म हो चुके हैं। वास्तविकता यही है, अगर अध्यात्म और इंसानियत इन दोनों को बेसिक शिक्षा के साथ जोड़ दिया है तो एक नया संस्कारी व्यक्ति पैदा लेगा। तो संस्कारी व्यक्ति जो है समाज को नई दिशा दे सकता है। मेरा साहब एक कुख्यात बदमाश, मैं नाम नहीं लूँगा उसका क्योंकि हो सकता है कि मुझे धमकी मिल जाए, हालांकि मैं डरता हूँ नहीं। उसका एक सवाल था, बड़ा अटपटा था। एक बार तो मुझे भी लगा कि इसको मैं जवाब दे दूँ, क्योंकि मैं ऐसे पैसे से करता हूँ कि मैं अपने कलम से जवाब जरूर देता हूँ। कलम से मैंने जवाब दिया था। उसका सवाल ये था कि जेलर जब अपने आप को स्वामी समझता है जेल का, तो क्या करूँ? उस स्वामी को ऐसी कोई धमकी मिली होगी कि आज तो मुझे दंडित कर रहे हो किन्हीं कारणों से, मैं निकल जाऊंगा फिर तुझे देख लूंगा। क्या अभी तक आपको इस तरह की कोई धमकी? आप नाम मत लेना, क्या ऐसे कुछ? अब अगर देखिए, क्योंकि अगर आप किसी को दंडित कर रहे हैं या आप मुझे दंडित कर रहे हैं, मैं आपको दंडित कर रहा हूँ, तो उसमें गुस्सा आपके ऊपर रहता है। अगर उसमें मुझे कोई बोल दे कि मैं आपको देख लूंगा, जाहिर सी बात, तो क्या ऐसा कोई आपके सामने वाकया हुआ हो जिसपे आपको हैरानी भी आई हो और दया भी आई हो फिर उसके ऊपर, और फिर आपको लगा होगा कि अरे यार मैं किसको मार रहा हूँ, वो जेल के अंदर है, मेरे उसमें है और मैंने क्या किया? देखिए, शुरुआती दौर में नौकरी के शुरुआती दौर में मनोदशा भिन्न थी और इस तरह से समझ नहीं थी। उस समय व्यक्तिगत कभी कभी मामला हो जाता था। उस समय में एक आध बदमाश ने धमकी भरे शब्द का प्रयोग किया था अथवा बाहर देख लेने का और ये सब चीज़ें किया। लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ी मैच्योरिटी आ गई तो मैं अब
एज ए गार्जियन ही बिहेव करता हूँ, और एज ए गार्जियन बिहेव करने के बाद कोई मुझसे जो है बुराई नहीं मानता है, मैं दंड भी देता हूँ जी। तो इतने प्यार से वो दंड को स्वीकार करते हैं कि अगर पिताजी ने कुछ कहा है तो वो, और दंड का और कोई माध्यम नहीं होता है। मैं तो बस जो जेल का दंड है, कभी बैठा लिया, कभी समझा दिया, राम राम लिखवा दिया, इस तरह के दंड देना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि फिर तो ऐसे दंडों का तो फिर तो हर कोई जाएगा जेलर के बगल में बैठ के, साथ में बैठ करके समझ रहा है क्या चाहिए। तो मुझे लगता है खैर इतना करिए तो आसान नहीं होता है। हम्म। अगर आप कह दीजिएगा किसी अपराधी को, कहा जाता है कि वाल्मीकि राम नहीं बोल पाते थे, जी। तो मैंने ये अनुभव किया है कि आप अगर किसी भी बदमाश को अथवा जिसके अंदर विकार भरे हुए हैं उसको आप ये कॉपी राम राम की भरने दे दीजिए, वो नहीं कर पाता। ये मेरा अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ कि अगर दिमाग में जरा भी विकार है तो राम राम नहीं भर पाए। नहीं, ये तो बात कड़वी सच्चाई है। जब उसका तो जब भरा ही है तो कहाँ से करेगा वो। उस काम, वही काम बहुत बड़ा दंड होता है। तो नोएडा जेल में तो आपके काफ़ी सराहने हुई, आपने बहुत सारे काम किए थे वहाँ पे। यहाँ पर आपको बंदियों का किस तरीके से साथ मिल रहा है? यहाँ मैं अभी बंदियों से घुल मिल रहा हूँ। फिर भी कुछ उपलब्धि एक होता है, कोर्ट के पाव पालने में बार बार इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। बंदियों का सहयोग मिल रहा है, उनसे मैं फीडबैक ले रहा हूँ कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। तो वो लोग कि मैं परिवार का सदस्य हूँ, बंदी मैं गार्जियन जरूर हूँ, लेकिन उन्हीं से फीडबैक लेता हूँ कि यहाँ क्या अच्छा हम कर सकते हैं, आप लोग बताएं। और उनसे अभी फीडबैक ले रहा हूँ उसी के क्षेत्र में। और कैदियों का कुल मिला के आपको साथ मिल रहा है, तो क्या आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो आपने नोएडा में जिस तरीके से किए थे, जैसे प्रोग्राम था अद्भुत कलाकार बिहाइंड द बार, कुछ आपकी चीज़ें और भी खेल से जुड़ी चीज़ें आई थी, साहित्य से जुड़ी भी चीज़ें वहाँ पे आ रही थी। तो मुझे बस एक पहले अब आखिरी ही सवाल है ये, ऐसी चीज़ें हमें कब मिलेंगी जिला कारागार से? आप ये सतत प्रक्रिया है। वो जो चीज़ें आई थी वो दूसरे साल के बाद जो है, तक हम लोग सारी व्यवस्थाओं को किए, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके वो सतत प्रक्रिया थी। ढूंढ के प्रोजेक्ट से चला था और अद्भुत कलाकार तक पहुंचा था, वो कलम स्याही जी। तो वो सतत प्रक्रिया थी जो कि लगातार चल रही थी। तो मेरा योग से शुरू हुआ है, खेल से और योग से शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगले 1 साल में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। जेलर साहब, एक बात पूछना है आपसे, ये भी सवाल आमदन से था और इस पर कई टिप्पणियाँ आई थी, और वो सवाल मेरे खिलाफ है। मैं मेरे खिलाफ नहीं बोलूँगा, पूरे मीडिया के खिलाफ। ऐसा कभी हुआ है जब आप किसी मीडिया कर्मी के, नाम मत लीजिए आप अपना शहर का नाम ले सकते हैं, बस मेरा मैसेज सिर्फ उस शख्स तक पहुंचाना है कि जिसने, क्योंकि हम एक मैसेज पूरे तालाब को गंदा करती है। हम जैसे पर जो एक, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं ईमानदार हूँ, जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, जो जिसकी पत्रकारिता आज भी खादी के थैले से निकल रही हो, BMW से नहीं निकल रही हो, उसके ऊपर सवाल हो जाए कि आप तो जो है ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। कभी किसी मीडिया कर्मी के दबाव में, अनैतिक दबाव में, आपको अपने सेवा काल में, अपनी सेवा देने में या अपनी बात रखने में या अपना पक्ष रखने में दिक्कत आई है? ये सवाल सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे सामने सवाल ये किया गया था कि आप लोग एक दलाल लोग हैं। ये सब इस शब्द का बोला गया तो मुझे बहुत पीड़ा हुई थी उस समय कि आप ही लोग अगर कोई अच्छा करता है, उसकी एक कमी सामने आ जाती है तो आप उसकी 100 अच्छाइयों को भूल जाते हैं, जो कि आज का बन चुका है। इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसा आया कि एक मीडिया कर्मी की वजह से आपको अच्छे काम करने में तकलीफ हुई हो और आपको हाथ से चलता कर दिया गया हो, या आपकी जो आपने जो सोचा था कि मेरा ये 1 साल का प्लान है, आपने अच्छा किया और 3 महीने के अंदर आपको वो सपने ही रह गए? क्योंकि कारण ये होता है, अगर आप किसी से बात करें, जैसे अभी आपने कहा कि मैं कैदियों से बात करता हूँ, तो वो आप उनको एक सपना दिखा रहे हैं। किन्हीं कारणों से अगर उनका सपना टूटता है तो तकलीफ दोनों तरफ होती है कि यार वो आदमी था तो ऐसा हो जाता, ये आदमी आ गया, ऐसा हो सकता है। क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है?
मुझे सवाल बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया था कि इसको आपको पोस्ट किया जाता है, और आप बिलीव नहीं करेंगे 108 बार सेम चीज को कॉपी पेस्ट कमेंट में किया गया था, सेम आदमी द्वारा। मीडिया का अपना कार्य है, मीडिया का अपना दायित्व है, उसको अच्छाइयाँ भी दिखाना है और बुराइयाँ भी दिखाना है। वो तो दर्पण है, समाज का दर्पण है। नहीं देखिए, मैं इंटरप्ट करूंगा। नहीं, इंटरप्ट मत करें। आपके सवाल को जहाँ तक मैं समझा हूँ, उसका आप जिस व्यक्ति ने आपसे ये प्रश्न किया या जिस व्यक्ति ने आप पर ये कमेंट किया जी, शायद वो संपूर्णता में और समग्रता में चीज़ों को नहीं देख पा रहा है कि समाज की स्थिति क्या है, और समाज में सब लोग अच्छे नहीं हैं और सब लोग बुरे नहीं हैं। हर समाज में, हर क्षेत्र में कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं, और किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कृत्य से या किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए एक कृत्य से पूरी चीज़ों का, पूरी जीवन का अनुमान लगा लेना बहुत ही बड़ी भूल है, तार्किक भूल है। तो जिसने भी ये व्यक्ति ये प्रश्न किया है, उसको शायद उसने तर्क की कसौटी पर नहीं कर रहा है। उसका जो बौद्धिक क्षमता उनकी है वो उसी लेवल की है। बौद्धिक क्षमता पर उनको जो है बढ़ाना चाहिए, उनकी बौद्धिक क्षमता अपनी, कि चीज़ों को कहाँ से देखना उचित रहेगा। और अगर इस तरह से कमेंट करने वालों पर हम लोग कमेंट करें, मीडिया कमेंट करे या उसको अपने पर ले ले, तो ये हमारी भी बौद्धिकता का जो है हनन होगा। उसको जो है ये मान के चलें कि इनका बौद्धिक लेवल जो है उसी लेवल का है। देखिए जेलर साहब, मैं एक बात बोलूँ, जो आपने जवाब दिया इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था, ये आपने सिर्फ उसको डिफाइन किया कि आप अच्छे हैं, आपको सामने वाला अच्छा नजर आएगा। मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या किसी भी ऐसा नहीं, आज तक कभी किसी मीडिया वालों से मुझे समस्या नहीं हुई, ना ही कोई दबाव पड़ा, अनैतिक दबाव पड़ा, न ही कोई किसी ने लालच किया। मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ है। मुझे सिर्फ यही जानना था। ये जो और है, मुझे लगता है कि हमारे उस साथी को जवाब मिल गया होगा जो उंगली उठा रहे थे। तो आज हमने इनसे कड़वे सवाल किए, जो कड़वे सवाल पिछली बार रह गए थे। आप लोगों के ही सवाल थे, हमारे कोई सवाल नहीं थे, और आपने बखूबी जवाब दिया। वैसे तो आपके वाक पट तक मैं दाद देता हूँ, बहुत अच्छे से आप मैनेजर की भूमिका में हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप जेलर कैसे हो गए हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि आप जेलर हो कैसे गए हैं। आपको तो बस ऐसे में रहना चाहिए था कि लोगों के बीच। मैं वो नहीं बोलूँगा, ईश्वर हो सकता है कि आप उसको करें। आपकी तारीफ करने की आदत है। नहीं, तारीफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ पर हूँ अपनी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता पर प्रयास करता हूँ। हर किसी की क्षमता हो सकता है हमसे बहुत बेहतर लोग रहते हैं, बहुत कमतर लोग रहते हैं, दोनों तरह की स्थितियाँ हैं। तो मैं अपनी क्षमता का भरपूर देने का प्रयास करता हूँ, आप लोगों का प्यार पाने का प्रयास करता हूँ, सब लोगों के साथ खुश रहने का प्रयास करता हूँ। मैं प्रशंसा ये नहीं कहूँगा कि मैं प्रशंसा के लायक हूँ, लेकिन ये है कि मैं सबके साथ मिलकर रहूँ। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अगर कभी हम आपकी आलोचना करें तो बस आप ये समझ लीजिए कि आपको निखारना नहीं। आलोचना को मैं बहुत ही सहृदयता से लेता हूँ, कई बार आलोचना। शुक्रिया आपका खबर खोलने के लिए, दोबारा समय देने के लिए। और आज सवाल जो थे सब आम जनता से जुड़े थे, जो मुझे कमेंट मिले थे वो सारे आज निकाल दी गई है। जो भी लोगों की चीज़ें थी वो निकाल दिया गया है। तो आपके सवाल थे, आपके जवाब मुझे लगता है कि मिल गए होंगे। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो हम उसे ज़रूर शामिल करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जब भी समय मिले हम इनको आपके कटघरे में फिर से खड़ा करें। तो सर दोबारा कटघरे में आना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो कटघरे में ही हूँ, हर समय आपकी सेवा में। तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और जो सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके सवाल हमारे लिए सब कुछ है। हम न सवाल बनाएंगे न सवाल बताएंगे, आप जो सवाल करेंगे वही हम पूछेंगे। धन्यवाद।